हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लोग द हिंदू के अलावा जो भी अन्य अखबार हैं, तो उनसे जो भी न्यूज़ बनेंगे जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, उनको इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस चैनल के जो भी नोट्स हैं तो वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला टॉपिक हमारा है, बहुत दिनों से ये विवाद में मुद्दा था, महाराष्ट्र और कर्नाटक विवाद। तो इसको आप लोग जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो भी है और सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, इन दोनों सब टॉपिक से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि कर्नाटक और महाराष्ट्र का ये भी जो भी मुद्दा है, ये क्यों चर्चा में था और क्या इसके कारण है। तो उत्तरी कर्नाटक में बेलागावी, करवार और निपानी, इन तीनों जगह को लेके बहुत समय से इसका विवाद चल रहा है। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है, ये इसके अनुसार क्या है, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम इस पे लागू हुआ था, तो जब इन राज्यों का बंटवारा हुआ तो इस पे क्या हुआ, महाराष्ट्र है, अभी मैं आपको मैप पे लेके चलता हूँ, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये महाराष्ट्र हो गया और ये नीचे कर्नाटका हो गया। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन नियम के अनुसार इसका यहाँ से ये बॉर्डर बनाया गया। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र क्या है, इस बॉर्डर को मानता नहीं है। ये बोलता है कि ये बेलागावी जो भी प्लेस है, ये मेरे में है और ये मेरे में है और ये मुझको मिलना चाहिए। लेकिन राज्य पुनर्गठन नियम के अनुसार ये जो कर्नाटक को मिल गया ये हिस्सा। ठीक है, तो महाराष्ट्र हमेशा इस पे अपना दावा करता है और इसी को लेके हमेशा ये मुद्दा विवाद में रहता है। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र का दावा क्या है कि बेलागावी के कुछ हिस्से जो हैं, वहाँ पे प्रमुख भाषा जो है मराठी है। ठीक है, और महाराष्ट्र के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, तो अक्टूबर 1966 में केंद्र ने क्या किया, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला, ये तीनों की सीमा विवाद जो भी हैं, इनको हल करने के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसके ये न्यायाधीश कौन थे, चंद महाजन, मेहर चंद महाजन। तो इनके नेतृत्व में इसका गठन किया गया था, इसलिए इसका नाम महाजन आयोग पड़ा। ठीक है, तो महाजन आयोग ने क्या किया, तो इस आयोग ने सिफारिश की थी कि जो भी बेलगांव और 247 गांव जो भी हैं, वो कर्नाटका के अंतर्गत रहेंगे, और महाराष्ट्र ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। तो 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने का रुख किया। तो आइए चलते हैं, देखते हैं डिटेल में कि ये महाराष्ट्र का किताबों के आधार क्या है, कि ये क्यों बोलता है ऐसा कि ये मेरा है। तो महाराष्ट्र ने अपनी सीमा का पुनः समायोजन के लिए क्या किया, बहुमत के आधार पे, जो भाषाई बहुमत के लोग हैं की इच्छा के आधार पर बोला। तो इसका मतलब क्या है कि महाराष्ट्र बोलता है कि जो भी लोग हैं, उनका प्लेस है जो भी बेलागावी में, तो उनका जो बंटवारा है वो भाषाई और बहुमत के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, मतलब वहाँ के लोग क्या कहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं, और भाषा क्या है उनकी, उनके आधार पे उनका बॉर्डर डिसाइड होना चाहिए। तो बेलागावी के इसने बोला कि ये जो लोग हैं वहाँ पे बेलागावी में, वो ज़्यादातर मराठी बोलते हैं। ठीक है, मराठी बोलते हैं और उनका राजस्व अभिलेख भी मराठी में ही होता है। ठीक है, तो इन सब आधार को देखते हुए ये बोलता है महाराष्ट्र की इनको महाराष्ट्र में होना चाहिए। लेकिन कर्नाटक इस पे जवाब देता है कि देखिए, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, कि राज्य पुनर्गठन नियम अनुसार जो भी वो था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, यहाँ पे मैंने शुरू में आपको बताया था, जिसके तहत ये गांव इसको मिले थे। 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार जो भी इसके मिले थे, वो सब इसके पास ही रहेंगे। कर्नाटक बोलता है कि ये समझौता अंतिम होगा। ठीक है, तो और ये भी बोला कि ऐसे मांगों की अनुमति भी नहीं देनी चाहिए, कि अगर ऐसे ही मांग उठती रही कि भाषाई के आधार पे और इसके आधार पे, तो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, जो किसी दूसरे के होके दूसरे में चले जाएंगे, दूसरे राज्य में चले जाएंगे। कर्नाटक का भी ये कहना सही है, लेकिन मेन मुद्दा हो जाता है कि यहाँ के लोग भी तो मान लीजिए मराठी बोलते हैं, तो उनको भी तो अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। जब उनकी भाषा और अ, राजस्व भी मिल रहे हैं और बहुमत भी है कि महाराष्ट्र में रहने के लिए, तो ये महाराष्ट्र में इनको मिलना चाहिए। तो ये है पूरा विवाद, अभी तक ये अटका हुआ है, इस पर कोई। तो इसके बारे में क्या क्या उपाय के लिए कदम उठाए गए हैं, इनको जान लेते हैं एक बार। देखिए, अंतर्राज्यीय विवाद को अक्सर क्या किया जाता है, दोनों पक्षों के सहयोग से हल करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इसको यही कोशिश किया जाता है कि दोनों पक्षों को आपस में सहयोग के साथ मिलके और इसका हल निकाला जाए, और केंद्र क्या होगा, इसका सूत्रधार होगा। यदि मुद्दे को संपूर्ण ढंग से हल किया जाता है, तो संसद राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कानून ला सकती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये अच्छा हुआ तो इसके लिए कानून लाई जा सकती है। जैसे ऐसे ही आपको पता होगा कि बिहार को जब उत्तर प्रदेश को जब बिहार से अलग किया गया था, तो ये इस अधिनियम के तहत किया गया था, 1968 के अधिनियम के तहत। ऐसे ही उत्तर प्रदेश से हरियाणा को अलग किया गया था। ठीक है, तो ये नए नए राज्य बने, तो ये सब जैसे ये सब राज्य बने हैं, ऐसे ही उनको भी बनाया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह जो है, उन्होंने क्या बोला कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की और बोले कि सीमा विवाद है, इनको हल करने के लिए एक 6 सदस्यीय टीम बनाई जाएगी। ठीक है, 6 सदस्यीय टीम में क्या होगा, 3 मंत्री इस साइड के रहेंगे महाराष्ट्र के और 3 मंत्री इधर के, टोटल 6 हो जाएंगे। और इनके
मिलके इस मुद्दे को हल करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अब इसके अन्य तरीके क्या हो सकते हैं इस विवाद को सुलझाने के? न्यायिक विवरण के अगर हिसाब से देखा जाए तो अन्य तरीकों में, तो इसके तरीके क्या क्या हो सकते हैं? संविधान के, आपको पता होगा संविधान का जो अनुच्छेद 131 है, अनुच्छेद 131, ये क्या कहता है कि भारत सरकार और किसी अन्य के बीच, ठीक है, भारत सरकार है और भारत सरकार और किसी अन्य, ठीक है, अन्य हो गया। अब इन दोनों के बीच में अगर कोई विवाद होगा तो ये अनुच्छेद 131 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के ये मूल क्षेत्राधिकार में होगा। मतलब इस पे निर्णय लेने का और जो भी फैसले सुनाने का अधिकार होगा ये सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। ठीक है, या यहाँ पे देखिए या लिखा है, या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद अगर होता है दो राज्यों के बीच, तो उसका भी क्षेत्र क्या होगा, क्षेत्राधिकार जो भी है वो सर्वोच्च न्यायालय का ही होगा। ठीक है, इसके बाद है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद में क्या है कि संविधान का एक और अनुच्छेद है, यह है 263, और इसके अनुसार क्या है, राष्ट्रपति को राज्य के बीच जो भी विवाद है उसका समाधान करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने की शक्ति देता है। ठीक है, अगर दो राज्यों के बीच कोई भी विवाद चल रहा है तो उसको शांत करने के लिए राष्ट्रपति चाहे तो एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। राज्यों और केंद्र के बीच चर्चा के लिए एक मंच के रूप में की गई है। अंतर्राज्यीय परिषद की परिकल्पना ऐसे की गई है। वर्ष 1988 में सरकारिया आयोग, ठीक है, सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया कि परिषद को एक स्थायी निकाय के रूप में गठित किया जाना चाहिए। स्थायी निकाय के रूप में गठित किया जाना चाहिए, मतलब इसको हमेशा के लिए बना देना चाहिए। इसके पहले क्या होता था, अभी भी यही होता है कि जो ये अंतर्राज्यीय परिषद की गठन होता है, ये जब विवाद खत्म हो जाएगा तो ये अपने आप ही जो भी ये कमेटी बनी होगी तो इसका परिषद का विघटन हो जाएगा। लेकिन ये बोलता है कि सरकारिया आयोग की अगर ऐसा कोई निकाय बना है तो इसको हमेशा के लिए बने रहना देना चाहिए और ये जो भी मुद्दे होंगे दो राज्यों के बीच उनको सॉल्व करेगा। ठीक है, और 1990 में यह राष्ट्रपति के अध्यादेश के अस्तित्व में आया था। ठीक है, लेकिन अभी तक ये परमानेंट नहीं है। अन्य उपलब्ध तरीकों में एक और देख सकते हैं कि वास्तविक सीमा स्थानों का उपग्रह मानचित्रण का उपयोग करके सुलझाया जा सकता है। ठीक है, ऊपर से सैटेलाइट व्यू से देख के और इसको देख के समझा जा सकता है कि ये किसको मिलना चाहिए और किसका होना चाहिए। ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है। दूसरा क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद, जो अभी इसके पहले हम लोगों ने बात की, इसको पुनर्जीवित करना। ठीक है, ये एक तरीका है कि इसको पुनर्जीवित किया जाए, मतलब फिर से एक अंतर्राज्यीय परिषद की गठन किया जाए और इस गठन का काम क्या होगा, ये अंतर्राज्यीय जो भी विवाद है इनका समाधान के लिए विकल्प हो सकता है। ठीक है, संविधान का जो भी अनुच्छेद 263 है इसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद से विवादों की जांच और सलाह देने, सभी राज्यों के लिए सामान्य विषयों पर चर्चा करने तथा विषय बेहतर नीति समन्वय हेतु सिफारिश करने की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 263 के तहत जो भी अंतर्राज्यीय परिषद होगा उस परिषद से इतनी सारी अपेक्षाएं की जाती है कि वो क्या करेगा, सलाह देगा। ठीक है, और राज्यों के बीच सामान्य विषयों पर चर्चा करने के लिए भी होगा और बेहतर नीति के लिए समन्वय हेतु, मतलब अगर राज्य में कोई भी नीतियां बन रही हैं तो उनके अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए ये सिफारिशें देगा। ठीक है, इस तरह सामाजिक आर्थिक नियोजन, सीमा विवाद, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिवहन आदि से संबंधित जो भी मुद्दे होंगे ये इसके अंतर्राज्यीय परिषद के होंगे। ठीक है, और इन सब पे ये मामले पर चर्चा करने के लिए इसको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि भारत, कंक्लूजन में ये हम लोग लिख सकते हैं कि भारत, हमको पता ही है कि अनेकता में एकता का प्रतीक है। ठीक है, तो हमें मिलजुल कर तो रहना ही चाहिए। हालांकि इस एकता को मजबूत करने के लिए आपको पता ही है केंद्र व राज्य सरकार दोनों को सहकारी संघवाद में सबको मिलकर एक साथ रहने और लोकाचार को आत्मसात करने की आवश्यकता है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है भारत के स्टार्टअप में वृद्धि। ठीक है, अभी ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि भारत के स्टार्टअप जो भी हैं वो हाल ही में बहुत तेजी से बूम हुए हैं, ऊपर की तरफ बढ़े हैं। ये टॉपिक जीएस पेपर 3 के रोजगार, वृद्धि एवं विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर और संसाधनों का संग्रहण, इन सारे सब टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार विगत 5 वर्षों में भारत के स्टार्टअप की संख्या 2016 से 452 से बढ़कर 2022 में 84,000, आप इमेजिन कर सकते हैं कितने सारे स्टार्टअप अब इंडिया में ग्रो हो रहे हैं। उनमें से कई क्लाउड में स्थित है। क्लाउड में स्थित है मीन्स जो भी हम क्लाउड मीन्स बादल, वो वाले बादल नहीं। क्लाउड मीन्स जो भी हम डाटा अभी भेजते हैं किसी के पास तो वो सबसे पहले क्लाउड में स्टोर होता है। ठीक है, फिर वो उनके पास जाता है। आखिर में वो मान लीजिए यहाँ से अगर हमने कोई डाटा भेजा, ए से बी के पास गया, मैंने भेजा, ठीक है, ए को मैंने भेज दिया लेकिन उसने अभी डाउनलोड नहीं किया है और मैंने इधर से डिलीट कर दिया अपने लिए। ठीक है, फिर वो डाटा कहाँ पे है, अभी तो इसने डाउनलोड नहीं किया तो अभी उसके पास आया नहीं, तो फिर वो कहाँ पे है, तो वो अभी स्टोरेज क्लाउड में है। ठीक है, सारी कंपनियां क्लाउड में अपना डाटा रखती हैं
और फिर जब उनको ज़रूरत होती है तो ये वाला जो भी यूज़र है इसको एक्सेस कर लेता है। ठीक है, तो जो भी इंटरनेट के माध्यम से सुलभ होने वाले सर्वर और डाटा स्टोरेज को संदर्भित करता है कौन, ये क्लाउड। ठीक है, यह स्टोरेज कंपनियों को उन्हें लुभावने एवं बनाए रखने के लिए तरह तरह के प्रोत्साहन दे रही है। ठीक है, भारत में स्टार्टअप के बूम या वृद्धि में क्लाउड AWS क्लाउड जो भी है उसके सेवाओं की भूमिका क्या है, इसको एक बार जान लेते हैं। आपके जो भी ऑनलाइन डाटा स्टोर होते हैं ये सब इसी में स्टोर होते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो भी आपने, मान लीजिए ए कोई है, ए ने अपना डाटा बी के पास भेजा। ठीक है, तो बी ने कोई किसी ऐप का तो यूज़ किया होगा, ऐसे ही डायरेक्ट तो जाएगा नहीं। तो ए क्या करेगा, मान लीजिए व्हाट्सअप के थ्रू भेजता है, तो अगर ये भेजेगा ए तो क्या व्हाट्सअप क्या करता है, व्हाट्सअप जो होगा वो अपना स्टोरेज यहाँ पे क्लाउड में रखता है। ठीक है, अब ए जब कोई कुछ डाटा भेजेगा तो सबसे पहले वो व्हाट्सअप के क्लाउड में जाएगा। ठीक है, व्हाट्सअप के क्लाउड में जाएगा, जो भी व्हाट्सअप ने क्लाउड खरीद रखा है उसमें जाएगा, और ये फिर डाटा यहाँ से इसके पास जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये डाटा यहाँ एक जगह से दूसरे जगह स्टोर होके जाता है। अमेजॉन वेब सर्विस जो है कंपनी है, अमेजॉन वही अमेजॉन कंपनी जिसके आप लोग शॉपिंग करते होंगे, उसी कंपनी का ये वेब सर्विस है जहाँ आप लोग डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि आप लोग कोई भी कंप्यूटिंग, स्टोरेज, होस्टिंग जो भी काम आपको मुफ्त में उपयोग करने के लिए अनुमति प्रदान कर देता है, तो आपको वो सब यूज कर पाते हो। स्टार्टअप के मामले में चीन और अमेरिका के बाद अभी भारत तीसरे नंबर पे आ गया है। अब क्लाउड सेवाओं के लिए बाजार में तो सबसे मार्केट जो भी है, क्लाउड मार्केट जो है, उनमें से भी एक भारत भी है। ठीक है, AWS इसी के क्या किया था, हम लोग को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ जो भी हम लोगों ने कोविड-19 टीकाकरण किया था, जिसके लिए कोविन पे आपको पता होगा, सभी ने जाके कोविन वेबसाइट पे अपना लॉगिन किया होगा, वहाँ पे अपना डाटा स्टोर किया होगा, तब जाके आपको टीकाकरण हुआ होगा। तो भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग का बाजार कितना बड़ा है इसको जान लेते हैं। अनुमान किया गया है कि 2027 तक क्या होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग के बाजार में 28% की बढ़त देखने को मिलेगी। ठीक है, भारत में कंप्यूटिंग की तेजी से बढ़ रहे उद्योग का मेन कारण जो है वो व्यवसायों की सघनता है। मतलब छोटे छोटे जो भी स्टार्टअप हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, उनकी जो संख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और बढ़ती संख्या बाजार के लिए प्रमुख कारक के रूप में उभर रही है। इसके अलावा क्लाउड डेटा केंद्र निर्माण दिशा में बढ़ते निवेश से भारत के क्लाउड कंप्यूटिंग बाजार को काफी प्रोत्साहन मिलने की आशा है। तो इससे क्या होगा कि भारत का जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट है इसमें इसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। 28% से आप देख ही रहे हो, बढ़त होने की उम्मीद है ही, और छोटे छोटे जो व्यवसाय है उनकी संख्या बढ़ रही है, तो इसके कारण से अब इसको प्रोत्साहन मिलेगा, तो हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट उसमें हम लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं भारत में स्टार्टअप की स्थिति क्या है। ठीक है, तो भारत में स्टार्टअप की स्थिति आप लोग को पता है, 2022 तक 107 यूनिकॉर्न हो गए हैं। 107 यूनिकॉर्न मीन्स क्या होता है, वो कंपनी जिसका वैल्यूएशन कितना हो, $1 बिलियन। ठीक है, $1 बिलियन के अगर क्रॉस कर गई है तो उस कंपनी को यूनिकॉर्न में गिन लिया जाएगा। तो 2022 तक अभी तक हमारे पास 107 कंपनियां हो चुकी हैं जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन के पार पहुंच गया है। एक रिपोर्ट आई थी 2021 में, उसके अनुसार जो भी स्टार्टअप्स की संख्या है 2012 से वो लगातार 17% CJR से बढ़ रही है। CJR मीन्स वार्षिक 17% की दर से बढ़ रही है, और ये आंकड़ा 1,12,000 के आंकड़ों को पार कर गई है। इतने सारे स्टार्टअप इंडिया में खुल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग को पता होगा कि भारत में स्टार्टअप को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। सब लोग नौकरी, सरकारी नौकरी या फिर जो भी जॉब को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी नहीं होती है स्टार्टअप में। इसी कारण से स्टार्टअप बहुत सारे अभी जो है भारत में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पहला कारण है स्टार्टअप के क्या क्या चुनौतियां होती हैं। तो देखिए, पहला तो चुनौती यही है कि इनोवेशन पे हमारे यहाँ ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। भारतीय शिक्षा प्रणाली आपको पता ही है, व्यावसायिक शिक्षा पे उतना ध्यान नहीं देती है, जिसके कारण से क्या होता है, हमारा जो उच्च शिक्षा प्रणाली है उसमें, हायर एजुकेशन, उसमें क्या है, रिसर्च और डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास में हम लोग पीछे रह जाते हैं। ठीक है, दूसरा कारण है कि पहचान की कमी मीन्स क्या, आपको पता ही है कि भारत की ज़्यादातर आबादी गाँव में ही बसती है, और जो भी वहाँ के लोग हैं उनके पास इंटरनेट सुविधा है ही नहीं। तो जब इंटरनेट सुविधा नहीं होगी तो किसी भी स्टार्टअप को अगर आप गांव तक पहुंचाना चाहें तो उसमें, या फिर गांव में अगर कोई स्टार्टअप है तो वहाँ पे स्टार्टअप को वित्त पोषण, सरकारी वित्त पोषण मिलता ही नहीं है, कोई उसका संरक्षण ही नहीं होता है। तीसरा है बूस्ट ट्रैप नेचर क्या होता है, मान लीजिए कोई किसी ने स्टार्टअप स्टार्ट किया, लेकिन उसके क्या है कि कार्यशील पूंजी के एक महत्वपूर्ण राशि की आवश्यकता होती है। बिना पैसे के आप लोग कोई भी स्टार्टअप नहीं कर सकते। तो क्या होता है, भारत में स्टार्टअप की शुरुआत बूटस्ट्रैप चरण में ही, मतलब क्या होता है, जब वो ग्रो होने वाले होते हैं तभी उनके पास फंड की कमी हो जाती है। जब उनको बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, तभी उनका बूटस्ट्रैप नेचर के कारण उनके पास फंड रहता ही नहीं है, और जब फंड नहीं रहेगा तो आगे बढ़ता ही नहीं है। अगली चुनौती है
स्केलेबिलिटी की चिंता है। स्केलेबिलिटी की चिंता मीन्स क्या है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे उनके ग्राहकों की संख्या सीमित रह जाती है। मीन्स कोई स्टार्टअप हुआ लेकिन उसके ग्राहकों की संख्या ही सीमित है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है। तो क्या होगा, वो फिर स्टार्टअप आगे वहीं पे चलेगा ही नहीं। जब ग्राहक ही नहीं बढ़ेंगे, कस्टमर नहीं बनेंगे नए कस्टमर, तो उनका स्टार्टअप वहीं पे रुक जाता है। उसके बाद से अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारी कोई पैठ ही नहीं है, सीमांत पैठ हमारा कोई उसमें ज़्यादा महत्व ही नहीं दिया जा रहा है। क्यों? फिनटेक और ई कॉमर्स कंपनी में भारतीय स्टार्टअप असाधारण रूप से अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष क्षेत्र के आउटलेयर बने हुए हैं अभी तक हमारे वहाँ। आपको पता है कि भारत में जो भी विश्व स्तर पे अंतरिक्ष क्षेत्र का अर्थव्यवस्था है, ठीक है, वो 440 बिलियन का है, ठीक है, पूरे विश्व का ये बता रहा हूँ, और उसमें सिर्फ 2% भारत की हिस्सेदारी है। तो अभी हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र में कोई वो है ही नहीं, रिसर्च डेवलपमेंट है ही नहीं, तो फिर ये ऐसा होना ही है। अब स्टार्टअप से संबंधित प्रमुख पहले भारत ने बहुत सारी पहले भी चलाई, जिसके कारण बूस्ट मिला। वो पहला है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। इसके तहत क्या है, यह योजना स्टार्टअप के अवधारणा को प्रमाणित करती है। मतलब आपका कोई स्टार्टअप है तो उसको ये प्रूफ देगी, एक वैलिडेशन करेगी, ठीक है, बाजार में प्रवेश करने में उसकी मदद करेगी मार्केट में, और उसको वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। तो इस तरह से स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। दूसरा है राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार। उसके बाद है एससीओ स्टार्टअप फोरम। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य जो भी हैं, सदस्य देशों ने स्टार्टअप परितंत्र का विकास और सुधार किया है, ठीक है, विकास और सुधार किया है। आपको पता होगा 2020 में स्थापित एससीओ स्टार्टअप फोरम की शुरुआत की गई, और ये पहले अपने तरह का पहला ये प्रयास है। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसे कोई फोरम की शुरुआत नहीं हुई है, ठीक है। तो अपने तरह का ये पहला प्रयास है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टअप को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद से एक है प्रारंभ। प्रारंभ भी एक प्रकार का शिखर सम्मेलन है। ये दुनिया भर में जो भी स्टार्टअप हैं और उसके जो प्रतिभागी हैं, उनके नवाचार, नवाचार मीन्स इनोवेशन और विकास के साथ आने के लिए आगे मंच प्रदान करता है। अगला टॉपिक है हमारा जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2022। इसको आप लोग जीएस पेपर 2 सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, और जीएस पेपर 3 वृद्धि एवं विकास से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। इस विधेयक के थ्रू हमने क्या किया, 42 विधान जो है उनमें 183 तरह के जो भी अपराध हैं उनको गैर अपराधीकरण की श्रेणी में डाल दिया गया है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये गैर अपराध श्रेणी की में क्यों डाल दिया गया है, ठीक है, तो एक एक करके आगे समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझते हैं कि गैर अपराधीकरण कर दिया गया है, मतलब अब ये चीजें अपराध नहीं रही, ठीक है। इस पे अर्थदंड और जुर्माना लगा के इसको खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। भारत में होने वाले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इससे क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। तो इस विधेयक में क्या क्या संशोधन किया गया है, इसमें से कुछ यहाँ पे है आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। भारतीय डाकघर अधिनियम, ठीक है, पर्यावरण अधिनियम, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। इस इतने प्रकार के ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें क्या किया गया है, संशोधन किया गया है, ठीक है। आगे चल के देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या संशोधन किसमें क्या किया गया है, ठीक है। तो इसका पहला है, कुछ अपराधों का क्या किया गया है, गैर अपराधीकरण कर दिया गया है। मतलब अब ये अपराध नहीं रहे, तो फिर क्या होगा, ठीक है, उनको अर्थदंड लगाकर, कई अपराधों को क्या किया गया है, अर्थदंड लगाकर उनको इस श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। उदाहरण के लिए जैसे मान लेते हैं कृषि उपज अधिनियम 1937 है, ठीक है। तो इस अधिनियम के अनुसार अगर इसमें कोई पकड़ा जाता है तो उसको 3 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता था, ठीक है। लेकिन अब ये जब विधेयक आया है तो इससे क्या किया है, ये देखिए कारावास वाला सिस्टम हटा दिया गया, और यहाँ पे क्या कर दिया गया, सीधा 8 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान कर दिया गया है। ऐसे ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2022 है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, व्यक्तिगत जानकारी, किसी का पर्सनल डिटेल अगर कोई लीक करता है तो उसको क्या थी, 3 साल का कैद और या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता था, या फिर दोनों हो सकते थे, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उस आदमी ने अपराध कितना संगीन किया है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे देखिए, ये जो 5 लाख रुपए तो वो तो थे, और यहाँ पे जो भी 3 साल या 3 साल की जो भी कैद थी उसको कम कर दिया गया है, खत्म ही कर दिया गया है, और उसके जगह पे 25 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है, ठीक है। तो ये इस तरह के कुछ संशोधन किए गए हैं, ठीक है। और इस अधिनियम में अर्थदंड लगा करके जुर्माना, कई ऐसे अधिनियम है जिसमें अर्थदंड लगाकर जुर्माना मुक्त कर दिया गया है। कुछ अधिनियम ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ दंड दिया जाता है, ठीक है। तो उन दंड वाले अधिनियम को हटा करके वहां पे सिर्फ अब क्या कर दिया गया है, जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये विधेयक क्या करेगा, अर्थदंड के स्थान पर जुर्माना का प्रावधान करता है, और ये जुर्माना कितना हो सकता है, 10 लाख रुपए तक हो सकता है। अब देखते हैं कि अर्थदंड और जुर्माना जो पहले से चला आ रहा था उसमें क्या संशोधन किया गया है। जुर्माना जो भी है वो बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा,
हर 3 साल के बाद क्या होगा, जुर्माने की राशि 10% के लिए बढ़ा दी गई जाएगी। ठीक है। निर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इस बिल में ये भी कहा गया है, क्या किया जाएगा, निर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाएगी। ये अधिकारी क्या करेंगे, नियुक्ति की जाएगी तो ये अधिकारी यहाँ के साक्ष्य के समन ले सकते हैं और संबंधन जो भी संबंधित अधिनियमों का उल्लंघन करेगा उसकी जांच कर सकते हैं। इसमें एक अपीलीय तंत्र का भी गठन किया गया है। इस अपीलीय तंत्र में क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि ये जो भी अधिकारी हैं, निर्णायन अधिकारी, अगर इनसे आप परेशान हैं, आप मान लीजिए इनके लगता है आपको कि इनमें कोई गलती या त्रुटि हो रही है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक अपीलीय तंत्र का भी निर्दिष्ट किया गया है इसमें कि एक अपीलीय तंत्र भी बनाया जाएगा और उस अपीलीय तंत्र में आप जाकर के क्या कर सकते हैं, अपना रजिस्टर करवा सकते हैं याचिका। ठीक है। जैसे आपको पता होगा, उदाहरण के लिए पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत क्या किया गया है, 60 दिनों के भीतर अगर आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाके आप लोग अपील दायर कर सकते हैं। उसी तरह से इसमें भी किया गया है। इस विधेयक को लाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, ये जान लेते हैं। आपराधिक मामलों में आपको पता है कि लगातार वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार देखा जाए तो 4,30,00,000 जो भी लंबित मामले हैं, उनमें से 3,20,00,000 ये आपराधिक कार्यवाही से ही संबंधित है। अगर ये इतने आपराधिक कार्यवाही से संबंधित हैं, तो अगर इसमें जुर्माना लगाया जाएगा तो भारत का जो भी राजस्व है वो भी बढ़ेगा और हमारे जो भी जेल हैं उन पे भार कम होगा। ठीक है। इसके बाद से क्या है, राजनीतिक उद्देश्य भी है इसका। गलत आचरण हेतु दंडित करने के विपरीत, ठीक है, अगर कोई गलत हरकत करता है तो उसको दंडित करने के विपरीत अपराधीकरण अक्सर सरकार के लिए एक मजबूत छवि पेश करने के उपकरण बन जाता है। लेकिन सरकार क्या होता है, कभी कभी इसका गलत फायदा उठा लेती है, वो अति अपराधीकरण कर देती है। ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए इस विधेयक को लाया गया है। तीसरा है, आपको पता होगा, जेल में क्षमता से अधिक कैदी। ये क्या हुआ है, एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार 4,25,000 के जो भी क्षमता वाली जेल हैं, उनमें से इतने कैदियों की उसमें क्षमता है कि वो रख सकते हैं, लेकिन इतने सारे कैदी हैं। तो अगर ये विधेयक आता है तो निश्चित ही इससे कुछ इनके ऊपर भार कम होगा। तो ये थे आज के न्यूज़ से इम्पोर्टेंट टॉपिक। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पहली बार था तो इसमें कुछ त्रुटियाँ हुई होंगी, लेकिन एक चीज़ है कि डाटा की त्रुटि नहीं होगी। तो आगे चल के जो वीडियो आएंगी वो धीरे धीरे क्वालिटी इम्प्रूव होती जाएगी, पीडीएफ की भी और ऑब्वियस सी बात है वॉइस की भी। तो आगे चल के ये सब कुछ इम्प्रूव होता जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।